हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के सेक्रेटरीज देखने वाले हैं। तो मेजरली दो टाइप के सेक्रेटरीज होते हैं, एक होता है पर्सनल सेक्रेटरी और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। ना पर्सनल सेक्रेटरी मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जब उनके पर्सनल कामों के लिए कोई भी सेक्रेटरी अपॉइंट करता है, ओके, उसको पर्सनल सेक्रेटरी बोला जाता है। अब ये इंडिविजुअल्स बेसिकली कौन होते हैं? तो जो बिजी लोग होते हैं, ओके, जिनके पास बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो अपनी कुछ एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए वो लोग सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। जैसे कि कोई पॉलिटिशियन है, या फिर कोई बड़े एक्टर है, बड़े डॉक्टर वगैरह है। सो जो भी ऐसे बिजी लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, ओके, और उनको सारे काम अकेले को मैनेज करने को नहीं होता है, तो वो अपने काम में हेल्प हेल्प करने के लिए एक असिस्टेंट को अपॉइंट करते हैं, उसको पर्सनल सेक्रेटरी बोला जाता है। ओके। और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मतलब क्या कि किसी भी संस्था के वो सेक्रेटरी होते हैं, वो संस्था के लिए काम करते हैं। जैसे पर्सनल सेक्रेटरी एक पर्सन के लिए काम करते हैं, वैसे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी जो होते हैं वो संस्था के लिए काम करते हैं। अभी कौन सी संस्था होती है? तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग संस्था होते हैं, इनके लिए अलग अलग सेक्रेटरीज को अपॉइंट किया जाता है। तो ये संस्था क्या काम करते हैं, ओके, वहाँ पे किस तरीके से सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है, और ये सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, वो अभी हम लोग को ये मेन क्वेश्चन में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में देखेंगे हम लोग। पर्सनल सेक्रेटरी जो होता है वो ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी है, मतलब पुराने ज़माने से ये टाइप के सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जा रहा है। और बेसिकली इनको पर्सनल असिस्टेंट भी बोला जाता है, ओके, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीए बोलते हैं। आप लोगों ने काफ़ी सारे मूवीज़ के अंदर वगैरह सुना होगा कि एक बॉस होता है, उसको कोई लेटर वगैरह लिखना होता है, तो वो लेटर डिक्टेट करते जाता है और सेक्रेटरी जो उसको नोट डाउन करते रहते हैं और फिर बाद में उसको फाइनलाइज करते हैं, और बॉस को उसके बहुत सारे कामों के अंदर वो हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से सेक्रेटरी का दूसरा नाम है पर्सनल असिस्टेंट, और ये काफ़ी ओल्डेस्ट टाइप के सेक्रेटरी होते हैं। नाउ ये सेक्रेटरी जो होते हैं वो बिजी इंडिविजुअल्स जो होते हैं। नाउ बिजी इंडिविजुअल्स मतलब कौन? जैसे बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, या कोई भी प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर वगैरह हो गए, एक्टर वगैरह हो गए, तो वो लोग, या कोई भी पॉलिटिशियंस जो होते हैं, वो लोग ये टाइप के सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। और बेसिकली ये टाइप के सेक्रेटरी को क्यों अपॉइंट किया जाता है? ताकि कोई भी करस्पॉन्डेंस वगैरह जो होता है, करस्पॉन्डेंट मतलब कम्युनिकेशन वगैरह करना, ओके, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अलग अलग लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है। जैसे कि अपने बॉस के लिए अगर कोई मिलने के लिए आता है, तो उनके साथ कम्युनिकेशन करना, या उनको कोई ईमेल वगैरह भेजना होगा, लेटर वगैरह भेजना होगा, तो ये सारा काम सेक्रेटरी करते हैं। और डे टू डे रूटीन जॉब जो होता है, जैसे कि बैंक का कोई काम हो सकता है, इंश्योरेंस का कोई काम हो सकता है, या दूसरा इन्वेस्टमेंट का काम हो सकता है, बिल पेमेंट का काम हो सकता है, ये सारा जो डे टू डे अपने बॉस का काम जो होता है वो सेक्रेटरी करते हैं, ओके। तो इसको पर्सनल सेक्रेटरी बोला जाता है। नाउ ये सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करते हैं? तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया इंट्रोडक्शन में कि ये सेक्रेटरी को बिजी पर्सन जो होते हैं, या बिजी इंडिविजुअल जो होते हैं, जैसे बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ओके, या फिर कोई भी पॉलिटिशियन जो होते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं। और क्यों अपॉइंट करते हैं? ताकि उनके करस्पॉन्डेंस के जो काम होते हैं, या डे टू डे रूटीन के जो काम होते हैं, वो सब हैंडल करने के लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है, ओके। नाउ ये सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये डिग्री होनी ही चाहिए। ऐसा कोई स्पेसिफिक यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं है, पर ये सेक्रेटरी बनने के लिए आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। ग्रेजुएशन मतलब आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स, या बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऐसा कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, जिसको हम लोग 12+3 बोलते हैं। मतलब एचएससी के बाद में 3 साल ग्रेजुएशन के, उसको ग्रेजुएशन डिग्री बोलते हैं। उसका कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर कमांड ओवर लैंग्वेज होना चाहिए, बिकॉज सेक्रेटरी को बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना होना होता है। इसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए पर्सनल सेक्रेटरी के अंदर। कंप्यूटर और इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये कंप्यूटर का ज़माना है, ओके, बहुत सारे इंटरनेट पे काम वगैरह हैंडल करने रहते हैं, तो सेक्रेटरी को कंप्यूटर और इंटरनेट कैसे हैंडल करना है वो आना चाहिए। कंप्यूटर और इंटरनेट से क्या होता है, सेक्रेटरी का काम जो होता है वो और ईजी हो जाता है, तो उसका नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है कि ये जो बॉस है, जो सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहा है, वो बता सकता है, या उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है कि उसके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए करके। बाकी यहाँ पे स्पेसिफिक ऐसा कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किया हुआ नहीं है। ये हो गया पर्सनल सेक्रेटरी।
ना दूसरा होता है सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। सबसे पहले नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे फॉर्म किया जाता है सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल एंड आर्ट्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। ओके, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते हैं, ये लोग समाज को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। प्रॉफिट उनका इंटेंशन नहीं होता है, प्रॉफिट उनका एम नहीं होता है। उनका एम सिर्फ ये होता है कि हमको सर्विस प्रोवाइड करनी है। सर्विस किसका बारे में, तो सोशल डेवलपमेंट करना, जैसे पॉल्यूशन के लिए वगैरह काम करना, क्लीनलीनेस के लिए वगैरह काम करना, यस ना। एजुकेशनल पर्पस के लिए जहाँ पे वो स्कूल कॉलेजेस में वगैरह बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंप्यूटर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या कोई भी स्टडी मटेरियल वगैरह बच्चों को वो लोग सप्लाई करते हैं, तो वो सारे काम ये लोग करते हैं। देन कल्चरल एंड आर्ट्स, कल्चरल एंड आर्ट्स मतलब क्या, जैसे कि डांस हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, या कोई भी सिंगिंग वगैरह हो सकता है, ये सारी चीज़ों को वो लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ओके, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को या किसी को सिखाया जा सकता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मतलब क्रिकेट वगैरह ये सब चीज़ें होते हैं, यू नो, उन सब के लिए उसका ट्रेनिंग जो होता है वो इंटरेस्टेड बच्चों को वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि एक जो कुछ एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, ये सारी एक्टिविटीज को। और ये किसके लिए किया जाता है, ताकि हम लोग समाज को कुछ सर्विसेज दे पाए। ओके, और उसके बदले में कोई पैसा वगैरह यहाँ पे नहीं लिया जाता है, उनको सिर्फ क्या करना है, ये सब एक्टिविटीज को डेवलप करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना होता है। तो उसको नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन बोला जाता है। नाउ ये जो सेक्रेटरी है, इसको अपॉइंट कौन करता है, तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का जो मैनेजिंग कमिटी होता है वो इनको अपॉइंट करता है। देखना, कोई भी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन जब बनता है तो उसका एक मैनेजमेंट कमिटी होता है। मैनेजमेंट कमिटी मतलब वो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन को हैंडल करता है, उसके रोज के जो कामकाज होते हैं वो देखते हैं। जैसे अकाउंट्स का काम हो सकता है, या दूसरा कोई भी बिलिंग का वगैरह काम हो सकता है, या और भी कोई काम हो सकते हैं, वो सारे कामकाज देखने के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट कमिटी का अपॉइंट किया जाता है। वो मैनेजमेंट कमिटी उसका पूरा कामकाज हैंडल करते हैं, और ये मैनेजमेंट कमिटी जो है यही सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। नाउ यहाँ पे फुल टाइम सेक्रेटरी भी हो सकती है, पार्ट टाइम सेक्रेटरी भी हो सकती है। जैसे बहुत बड़ा नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है तो ऑब्वियसली फुल टाइम सेक्रेटरी होगा। फुल टाइम मतलब क्या, जो दिन भर वहां पे रहेंगे और अपना काम करेंगे। पार्ट टाइम मतलब क्या, वो कभी कभार आते हैं या हाफ डे आते हैं और फिर चले जाते हैं अपना काम करके। तो ऐसे फुल टाइम सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, पार्ट टाइम सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। और ये सेक्रेटरी जो होते हैं वो या तो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं या ऑनरेरियम बेसिस पे। ना सैलरी बेसिस पे मतलब क्या, सपोज वो लोग फुल टाइम जॉब करते हैं तो उनको हर महीने में सैलरी मिलेगा। या कभी कभी वो लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, पार्ट टाइम मतलब संडे संडे टू संडे, या फिर कभी हफ्ते में कुछ दिन आने का, या आधे दिन काम करने का। तो ऐसे जो सेक्रेटरीज होते हैं उनको ऑनरेरियम दिया जाता है। ऑनरेरियम मतलब यहाँ पे फिक्स सैलरी नहीं दी जाती है, उनको कोई बेनिफिट या कोई इंसेंटिव्स वगैरह या कोई गिफ्ट वगैरह ऐसा दिया जाता है, बिकॉज वो लोग काम कर रहे हैं इसके लिए। ओके, तो इस तरीके से फुल टाइम सेक्रेटरी भी हो सकता है, पार्ट टाइम सेक्रेटरी भी हो सकता है, जिनको सैलरी बेसिस या ऑनरेरियम बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। अभी कौन से नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के एग्जांपल्स है, जैसे रोटरी क्लब, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लायंस क्लब, ओके, इसके बारे में आपने सुना होगा कि इन लोगों के हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे लोगों को आंखों के ऑपरेशंस वगैरह या चश्मा वगैरह जो होता है वो कम खर्चे में, या फिर कुछ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में वगैरह दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से लोगों के जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स है या आंखों के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए जाते हैं यहाँ पे, ये उनका एम होता है। स्पोर्ट्स क्लब्स वगैरह जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है स्पोर्ट्स की, कल्चरल क्लब्स होते हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स होते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के। ओके, नाउ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, तो अगेन यहाँ पे कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं बताया है कि यही डिग्री होनी चाहिए, देर इज नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि आपका जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में सेक्रेटरी को पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन कैसे फंक्शनिंग करता है, कैसे उसका कामकाज चलता है, उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ओके, और उसके साथ साथ जो दूसरी मैंने चीजें बताई कि फाइलिंग वगैरह करने आपको आना चाहिए, पेपर्स वगैरह प्रॉपर, कंप्यूटर हैंडल करने आना चाहिए, करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर्स वगैरह लिखने को, ईमेल वगैरह लिखने को आना चाहिए। ये बेसिक जो चीजें हैं वो सेक्रेटरी में जरूरी होती है। बाकी यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड ऐसा बताया हुआ क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है।
वॉलेंट्री मतलब कि यहाँ पे कुछ लोग खुद की मर्जी से अपना एक एसोसिएशन बनाते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं, जहाँ पे मिनिमम 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ओके? और ये 10 लोग क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं और ये लोग मेंबर्स को एक-दूसरे को सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। ओके? उसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ बाद में। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग एक्ट है। यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के अंडर रजिस्टर करवाना पड़ता है। ओके? नाउ यहाँ पे एग्जांपल्स बताया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जैसे कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो सकता है, कोऑपरेटिव स्टोर हो सकता है। नाउ मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि आप लोग जहाँ पे भी रह रहे हो, ओके, वो भी एक क्या है, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वहाँ पे क्या किया है, जो आपके एरिया में रहने या आपके चौल में या आपके बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, पैसा इकट्ठा किया है, जगह खरीदी है और वहाँ पे सब लोगों ने अपने लिए घर बांधा है। या कोऑपरेटिव बैंक होता है, तो कोऑपरेटिव बैंक में कैसे होता है कि कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं, थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर अगर किसी को लोन की ज़रूरत होती है, तो लोन प्रोवाइड किया जाता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो क्या हुआ है, यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने कोई एक एक्टिविटी की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सब मेंबर्स को बेनिफिट हो रहा है। जैसे हाउसिंग सोसाइटी है, तो हाउसिंग सोसाइटी में क्या हो रहा है, सब लोगों ने पैसा कलेक्ट करके ज़मीन खरीदी, जिसकी वजह से सबको रहने के लिए घर मिल गया। तो सब मेंबर्स को सर्विस मिल रही है, सब मेंबर का बेनिफिट हो रहा है। कोऑपरेटिव बैंक में क्या किया, सबने थोड़ा-थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट किया और किसी को अगर लोन की ज़रूरत है तो लोन प्रोवाइड किया। ओके? तो इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, वो अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। अगेन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता नहीं है। इसके लिए मैंने आपको पहले बोला, इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। आपको अगर इकट्ठा होना है तो आप आपकी इच्छा से हो सकते हो, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं किया जाता है। ओके? इसको फॉर्म करने के लिए मिनिमम 10 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। 10 मेंबर्स मिनिमम हो रहते हैं और मैक्सिमम कितने भी मेंबर हो सकते हैं और वो लोग अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं और उसके अलग-अलग एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। नाउ यहाँ पे जो सेक्रेटरी होते हैं उसको अपॉइंट कौन करते हैं? तो हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक मैनेजमेंट कमिटी होती है। जैसे कि आप लोग जहाँ पे रहते हो वहाँ पे भी एक मैनेजमेंट कमिटी होगी 10-12 लोगों की। वो मैनेजिंग कमिटी जो होती है उसमें से ही एक जन को सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपके सोसाइटी में भी एक सेक्रेटरी होंगे, वो सेक्रेटरी को किसने अपॉइंट किया हुआ है? ये जो दूसरे मैनेजिंग कमिटी के मेंबर्स थे उन्होंने। ओके? और वो फिर वो जो सेक्रेटरी होती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सारा काम वगैरह आपके सोसाइटी के देखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैनेजिंग कमिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी को हैंडल करते हैं और मैनेजिंग कमिटी में से एक जन को एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है और ये जो सेक्रेटरी होती है वो ऑनरेरियम बेसिस पे काम करती है, मतलब यहाँ पे इनको कुछ फिक्स सैलरी वगैरह नहीं मिलती है, कुछ उनको इंसेंटिव्स या कुछ ऐसे बेनिफिट या कुछ गिफ्ट वगैरह ऐसे दिया जाता है और वो भी कभी दिया तो दिया और नहीं भी दिया तो नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है, इसके लिए इसको ऑनरेरियम बोलते हैं। पर कुछ ऐसे बड़े बड़े कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं जहाँ पे फुल टाइम सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है और उनको फिर मंथली सैलरी वगैरह भी दी जा सकती है। सो डिपेंड कि आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना बड़ा है। बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो फुल टाइम सेक्रेटरी अपॉइंट करके उसको सैलरी बेसिस पे अपॉइंट करना पड़ेगा। छोटा सा है तो उसको आपको फुल टाइम अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, आप पार्ट टाइम रख सकते हो और वो ऑनरेरियम बेसिस पे आपके लिए काम कर सकते हैं। ओके, नाउ ये सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है? तो अगेन यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं बताया हुआ है, मतलब आपको कोई डिग्री होनी चाहिए स्पेसिफिक, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर होगा तो भी चलेगा। पर यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है उसके बारे में उसको नॉलेज होना ज़रूरी है। मतलब अगर हमारी कोऑपरेटिव बैंक है या हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तो उसके क्या-क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कौन से चीज़ें रजिस्टर करनी पड़ती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करने पड़ते हैं वगैरह, वो सारा जो थोड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके बारे में ये सेक्रेटरी को नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, सो ये एक चीज़ है और दूसरा ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, वो मैंने आप लोगों को बताया। बाकी ऐसा कोई प्रिस्क्राइब या स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया हुआ नहीं है। फिर है जॉइंट स्टॉक कंपनी। नो, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है एक बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे मैंने आप लोगों को नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन बताया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बताया, इनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, पर जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उनका एम प्रॉफिट कमाना होता है। वो लोग प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं।
ओके। और ये बड़े पैमाने में बिजनेस होता है। ये लोग क्या करते हैं, शेयर बेचते हैं पब्लिक को, उनके पास से पैसा कलेक्ट करते हैं और अपनी बिजनेस एक्टिविटी को चलाते हैं। अब ये शेयर क्या होता है, शेयर को बेचना क्या होता है, ये नेक्स्ट ईयर आप लोग डिटेल में एसपी के अंदर पढ़ने वाले हो। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो क्या करती है, मार्केट में से पैसा रेज करती है या पब्लिक से पैसा लेती है बाय इशूइंग द शेयर्स। ओके। और जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी बोला जाता है। नाउ यहाँ की जो सेक्रेटरी होती है वो बहुत ही की ऑफिसर होती है। की ऑफिसर का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर होती है। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में फीचर में बताया था कि सेक्रेटरी एम्प्लॉय होती है जिसको सैलरी दी जाती है, पर वो सेक्रेटरी का जो पोस्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया हुआ है। की का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। और ये सेक्रेटरी जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करती है। नाउ ये सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है, तो ये सेक्रेटरी जो होते हैं उसको जब से कंपनी फॉर्म की गई है या कब जब से कंपनी शुरू की गई है तभी से ये सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। और ये कंपनी की अपॉइंटमेंट जो होती है वो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से की जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी में बताया था कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए होता है कंपनी एक्ट 2013। ये एक्ट के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं कि कंपनी का कैसे कामकाज चल सकता है। तो वो एक्ट के अंदर ही लिखा रहता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की सेक्रेटरी कैसे होनी चाहिए। ओके। उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन वगैरह होना चाहिए वो सब, या उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सब एक्ट के अंदर लिखे हुए रहते हैं। नाउ यहाँ पे जो सेक्रेटरी होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से काम करती है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में आपको यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी के मीनिंग में बताया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करती है, शेयर बेचती है और अपना कैपिटल कलेक्ट करती है और बिजनेस चलाती है। शेयर जिनको बेचा जाता है उनको शेयर होल्डर बोला जाता है, और शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं। मतलब जो पैसा दे रहा है बिजनेस को उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओनर्स। ओके। बट शेयर होल्डर जो होते हैं उनको पास बिजनेस का नॉलेज नहीं होता है या वो लोग रोज बिजनेस में नहीं आ सकते हैं। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं बिजनेस को संभालते हैं, बिजनेस का कामकाज देखते हैं। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैनेजर्स बोला जाता है। ओके। तो शेयर होल्डर जो हो कंपनी के ओनर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के मैनेजर्स है, बिकॉज वो कंपनी में रोज आते हैं, कंपनी का कामकाज देखते हैं, क्या अपॉइंटमेंट करना है, क्या परचेस करना है, किस तरीके से कंपनी को चलाना है, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये जो सेक्रेटरी इसकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे बोलते हैं उसके हिसाब से सेक्रेटरी काम करती है यहाँ पे। ओके। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो जो जो चीजें बताते हैं, मतलब सारे काम जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अकेले हैंडल करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो भी लेटर लिखना है, पेपर्स वगैरह संभाल के रखने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर करना है, तो वो सब जो होते हैं वो करने का काम सेक्रेटरी करते हैं, तो उससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हेल्प हो जाता है। नाउ ये सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है यहाँ पे आपको। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जिसको आईसीएसआई बोला जाता है, उसका मेंबरशिप होना जरूरी है। ओके। इसके बारे में आपको भी पता होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आईसीएसआई के सीएस के एग्जाम होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम्स होते हैं। वो एग्जाम पास होने के बाद में आप लोगों को आईसीएसआई के मेंबरशिप मिलती है, और फिर आप लोग किसी भी कंपनी में एज अ सेक्रेटरी काम कर सकते हो। ये आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन जो है वो जो भी स्टूडेंट्स है उनके लिए अवेलेबल होते जा रहा है, जहाँ पे एक आपको अच्छी पोजीशन मिलती है, अच्छी सैलरी वगैरह मिलती है। ओके। तो इसके लिए ये एग्जामिनेशन पास होना बहुत जरूरी होता है। फिर है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नाउ जैसे गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिफेंस का मतलब सुरक्षा डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके। और हर एक डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या करता है, पर्टिकुलर मिनिस्टर जो होता है वो चलाता है। जैसे आपको पता है कि महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ जी जो है, जो 12th स्टैंडर्ड तक के एजुकेशन के मिनिस्टर है, यस ना। तो मिनिस्टर क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चलाते हैं। तो इसको हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं कि गवर्नमेंट के भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, और हर एक डिपार्टमेंट का चलाने मतलब ये जो मेन होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं।
नाउ ये सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है? जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहलाए जाते हैं। जैसे डिफेंस डिपार्टमेंट है तो डिफेंस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होंगे वो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे, मतलब उसका जो कामकाज जो होता है वो सब सेक्रेटरी जो होते हैं वो डिपार्टमेंट के वो हैंडल करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे जो सेक्रेटरी है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बोला जाता है और उनकी जो पोजीशन होती है वो पोजीशन होती है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो आप लोग गूगल करके देख सकते हो कि प्रेजेंट में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी कौन है, या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसके सेक्रेटरी कौन है, या फाइनेंस मिनिस्टर के मिनिस्ट्री के हेड कौन है। सुनो, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बोला गवर्नमेंट के, और अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं जो वो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। उसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो पर्टिकुलर सेक्रेटरी देखते हैं। ओके, तो इस तरीके से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो होते हैं उनका फंक्शनिंग होता है ना। इसका सेक्रेटरी बनने के लिए आप लोगों को क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है? तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ आप लोगों को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी के द्वारा वगैरह जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं वो एग्जाम पास होना जरूरी होता है। ओके, ये एग्जाम्स के बारे में भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि यूपीएससी या एमपीएससी के एग्जाम्स वगैरह होते हैं जिसको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बोला जाता है, वो पास होना जरूरी होता है। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इसके एग्जामिनेशंस होते हैं या इसके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, वो पास करने पड़ते हैं, तब जाके आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बन सकते हो। ओके, सो ये सारे अलग अलग टाइप के हम लोग ने, एक तो पर्सनल सेक्रेटरी और दूसरा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, ऐसे अलग अलग टाइप के सेक्रेटरीज के बारे में पढ़ा। ये मेरा यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हुए। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.